हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग क्या चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं, पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन यानी इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जितना इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, जितना स्थापना है, वो सब टोटल टॉपिक आज इसमें चर्चा किया जाएगा। आइए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूएनईपी का? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हाँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इसका अगर मुख्यालय पूछेगा ना, हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, यानी यूएनईपी हो गया। अच्छा सर, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। कह रहा है ना कि अगर यूएनईपी द्वारा पर्यावरण से संबंधित 2 पुरस्कार दिया जाता है, कगो 2 पुरस्कार, यानी यूएनईपी द्वारा 2 पुरस्कार, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एगो चैंपियन ऑफ द अर्थ है, हाँ, ग्लोबल 500, यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण क्षेत्र से। कितना बार पूछा है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यावरण के क्षेत्र से। कोई दिक्कत है? अच्छा, यूएनईपी द्वारा पर्यावरण से संबंधित चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कब से? तो 2005 ईस्वी से। यानी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की शुरुआत 2005 ईस्वी में हुआ था। 2005 ईस्वी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाना शुरू हुआ। किसके द्वारा? तो यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कोई दिक्कत है? सारा चीज ठीक है। इसी के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ही ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। इस सब का संबंध जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र से है। अच्छा सर, ठीक है। अब आईयूसीएन कौन चीज? आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन का अगर स्थापना पूछ दे कि आईयूसीएन का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। कब? 1948 में। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ देना कि हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है। अच्छा, आईयूसीएन का एक प्रतीक है लाल पांडा, जिसको कि रेड पांडा कहते हैं, लाल पांडा इसका प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ तक तो ठीक है। अगर साइट्स के पूछ देगा ना स्थापना, साइट्स क्या होता है सर? साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है कि वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वन्य या वन्य जीवों का व्यापारिक तौर पर उसका यूज करता है, जैसे मान लो पशु मार के, हिरण मार के उसको बेच रहा है, या कोई जंगल काट कर उसको बेच रहा है, तस्करी कर रहा है, तो इसके लिए क्या हुआ? इस पर रोक लगाने के लिए साइट्स का गठन किया गया। अब सर, साइट्स क्या होता है? CITES साइट्स होता है, इसको साइट्स कहा जाता है। साइट्स का स्थापना सर, साइट्स का स्थापना 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में। इसमें इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ देगा ना तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। देखो, साइट्स है ना बाबू, साइट्स हम बोले थे ना, साइट्स का मतलब हो तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसका सबसे ज्यादा फुल फॉर्म लंबा है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। यानी वन्य जीवों और संकट में, वन्य जो जीव है ना, जो संकट में घिरे हुए हैं, उस सब का व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए साइट्स का गठन किया गया। कब? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जिनेवा का नाम ख्याल आया तो कहाँ है? WHO के मुख्यालय कहाँ है? 7 अप्रैल 1948 के WHO के स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 के। कोई दिक्कत है? एक हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा जी, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इसका स्थापना कह देगा तो 1919 में, 1 मई 1919 को। इसीलिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर बाबू कहाँ है? जिनेवा में है। कोई दिक्कत? यूट्यूब वाले भाई ध्यान दीजिएगा। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कह देगा तो 1 जनवरी 1995। इससे पहले गेट था, गेट का
गेट का स्थापना 1948 में हुआ था। गेटे का क्या हुआ ना कि नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 को क्या रख दिया गया, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड Organization. स्थापना कब, 1 जनवरी 1995। अगर पूछेगा कि WTO के पहले नाम किस नाम से जाना जाता था, गेट के नाम से। गेट का स्थापना कब हुआ था, 1948 में ना। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, कोई दिक्कत। अब आइए अगला है बाबू, देखो अगला है कि विश्व वन्य कोष यानी WWF, बहुत VVI है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका स्थापना कब हुआ था, 1961 में। इसका स्थापना 1961 में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। इसका प्रतीक क्या है, तो लाल पांडा। लाल पांडा क्या है, इसका प्रतीक है किसका, WWF का, WWF का, ठीक है। अच्छा सर अब बताइए ट्रैफिक का स्थापना कब हुआ था, ट्रैफिक का स्थापना 1976 में। ट्रैफिक का स्थापना 1976 में। अच्छा सर ट्रैफिक पर देखते हो, इसको याद करने के लिए 1 मिनट में समझा देंगे। जैसे ट्रैफिक देखती हो ना, ट्रैफिक पर बत्ती लगा रहा ना, वो काहे खातिर, निगरानी के लिए। किसके लिए, निगरानी के लिए। सिमिलरली क्या करता है कि वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, यानी ये क्या करता है, ट्रैफिक का क्या काम है कि द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, यानी क्या करता है ये भैया, तो वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। कौन, ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है, वन्य जीव निगरानी नेटवर्क है। यह क्या करता है कि कोई भी जीव का व्यापार न हो, कोई भी वन्य जीव जो है ना उसका व्यापार न हो, उसी को रोकने के लिए ट्रैफिक का स्थापना किया गया था। कब, 1976 में। 1976 में। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ देना तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में, कोई दिक्कत है। अब एक है, ये तो ट्रैफिक हो गया 1976 में। अब साइट्स 1975 में, ठीक। अच्छा ग्रीन पीस की स्थापना कब हुआ था, ग्रीन पीस का स्थापना 1971 में। ग्रीन पीस का स्थापना कब हुआ था, 1971 में। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे ना कि ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में है। कहाँ, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम। अच्छा ये बताओ कि कौन सी संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सी एकमात्र संस्था है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हाँ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के यूट्यूब वाले भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर पूछ देगा ना कि कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में। अगर इसका ये पूछ देगा कि स्थापना कब हुआ था, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना पूछ देगा तो 1946 में। कब, 1946 में। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15। अगर कोरम के लिए 9 न्यायाधीश। कोई भी देश से एक ही न्यायाधीश चुने जा सकते हैं, कोई भी देश से एक ही न्यायाधीश चुने जा सकते हैं। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गया, एक देश से एक ही न्यायाधीश, ठीक है। तो ग्रीन पीस का स्थापना 1971 में एम्स्टर्डम में हुआ था। यह एक गैर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है, गैर सरकारी, ठीक। अब देखिए वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स 2 फरवरी 1971 को ईरान के कौन शहर, रामसर शहर में एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन मतलब होता है समझौता, सम्मेलन होता है। तो रामसर कन्वेंशन क्या था, रामसर कन्वेंशन था कि इसमें कोई भी आर्द्र भूमि कहने का मतलब जैसे जो पुराने जमाने के जो तालाब है, पौंड है, जो सूखता नहीं है, उस टाइप के स्थल को सिलेक्ट करना रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य है, ठीक। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य था रामसर जो स्थल है ये कहाँ है, ईरान में। पेपर में कई बार पूछ चुका है कि रामसर जो स्थल है ना, रामसर स्थल ये ईरान में है, ठीक, ईरान में है सर। कब इसका रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को। इसमें भारत कब शामिल हुआ, 1982 में। इसमें भारत कब शामिल हुआ, 1982 में, वेटलैंड्स में, ठीक है। भारत का ये वेटलैंड्स में शामिल हुआ। अगर पूछ जाएगा ना कि वेटलैंड्स में भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण कौन है, तो चिल्का झील। कौन है, चिल्का झील। चिल्का झील का है बाबू, उड़ीसा में। अच्छा चिल्का झील में एगो कौन है, कार्डल कैसे तो कछुआ है ना, जो अपना प्रजनन के लिए चिल्का झील ही आता है। अब भारत का सबसे बड़ा अगर झील कह देगा ना, खारे पानी का झील, तो कौन है, चिल्का झील ना हो, कोई दिक्कत है। सांभर झील पूछ देगा तो राजस्थान में, वो भी खारे पानी का झील है। कौन, सांभर झील, ठीक है।
अब देखो बेंसन कन्वेंशन एक आता है, बेंसन कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1989 में। बेंसन कन्वेंशन कब हुआ था? 1989 में। कोई दिक्कत है? अब देखो नीरी यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में। अगर कह देगा ना कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में भारतीय शोध संस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री, ठीक, मैत्री और भारती। कब? तो दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में। अच्छा, दक्षिण गंगोत्री मैत्री कब? 88-89, या कहीं 88 से 90 भी दे देता है, कोई दिक्कत है, या कहीं 90 से 92 भी दे देता था, ये विवादित है। ठीक है, 90 तक पहुंच जाता है, 90 ऑन एंड एवरेज मान के रखेगा, 89-90। अच्छा, भारती कह देगा तो 2012 में, यानी अंतिम कौन है? 2012। ठीक है, 2012 में भारती में। यानी कहने का मतलब है, यूट्यूब वाले भाई साहब आराम से समझिएगा, जो अंटार्कटिका में है ना, भारत के 3 गो शोध संस्थान है, 3 बार वहां पर बनाया गया है। पहला दक्षिण गंगोत्री, यानी पहला जो शोध संस्थान स्थापित किया गया था ना, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। कौन था? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। ये कब स्थापित किया गया था? 1983-84 में। दूसरा का 88 से 89 कौन है? तो मैत्री। दूसरा पूछेगा शोध संस्थान कौन सा है? तो मैत्री। कहाँ? तो अंटार्कटिका में। अच्छा सर, तीसरा पूछ देगा तो भारती 2012 में। अंटार्कटिका जो है ना, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चलनशील है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो गतिशील कहो या चलनशील? यानी कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप। कोई दिक्कत है? कौन? इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, इसको चलनशील महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ठंडे के दिनों में या इस पर बर्फ और अधिक जम जाता है। ऐसे तो बर्फ जमा ही रहता है, लेकिन ठंडे के दिनों में और ज्यादा बर्फ जम जाता है, जिससे इसकी आकृति बदल जाती है। गर्मी में वहीं थोड़ा सा पिघल जाता है, जिससे इसको चलनशील या गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। कोई दिक्कत है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी निवास नहीं है, कोई भी मनुष्य निवास नहीं करता है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी इंसान या मनुष्य वहां निवास नहीं करता है। कोई दिक्कत है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। ठीक है, ये तो हो गया। देखो, अगर कह देगा ना कि अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1973 में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, उस समय एक में ही था, तभी चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। 1973 में। कोई दिक्कत है? ऐसे 70 में भी कहीं देता है, कहीं पर 71 भी देता है, एक्चुअली 73 होता है। ठीक है, चिपको आंदोलन 1973 में। इसमें क्या था सर? तब पेड़ से चिपक जाता था आदमी। पेड़ से चिपकने का मतलब जो आदिवासी समुदाय था ना बाबू, जो आदिवासी समुदाय था, वो पेड़ काटने का विरोध कर रहा था, पेड़ काटने का विरोध कर रहा था। तो क्या करता था? तो कि पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से जाकर लिपट जाता था ताकि इसको कोई काटे ना। समझ में आ गया ना चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन के ही तर्ज पर अपिको आंदोलन शुरू हुआ। अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन के ही तर्ज पर। अब सर, अपिको आंदोलन कब शुरू हुआ? अपिको आंदोलन 1982 में। कब? 1983 में। 1983 में अपिको आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ सर? तो कर्नाटक में। कर्नाटक, यानी अपिको आंदोलन कहाँ? कर्नाटक में। कन्नड़ भाषा का वर्ड है अपिको। अपिको का किस पर आधारित था? चिपको आंदोलन पर भी। इसमें भी क्या होता था कि लोग जो थे ना, आदमी, वो पेड़ से धरकर चिपक जाते थे। समझ में आ गया ना? अब देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन? मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? मेघा पाटेकर ने। सरदार सरोवर जो बांध है ना, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका निर्माण हो रहा था ना, तो उसी समय मेघा पाटेकर ने क्या किया था? एक आंदोलन चलाया था, जो कि जिसका नाम क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सर, मैती आंदोलन क्या है? मैती आंदोलन 1992, मैती आंदोलन 1994, मैती आंदोलन 1994 में। अच्छा सर, मैती आंदोलन एलिफेंट प्रोजेक्ट कब? 1992। एलिफेंट यानी हाथी प्रोजेक्ट 1992। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी हाथी प्रोजेक्ट 1992। कोई दिक्कत है? महिला आयोग का स्थापना 1990 के अधिनियम से 1992 में ना हो। महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1990 का अधिनियम से 1992। ठीक। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है।
यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1991-92 में। सारा चीज उधर से हो गया। अब देखो मैती आंदोलन बाबू 1994 में शुरू हुआ था। कब? 1994 ईस्वी में। मैती आंदोलन उत्तराखंड में चालू हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसका शुरुआत जो थे ना बची, कल्याण सिंह रावत ने, किसने किया था? कल्याण सिंह रावत। हाँ, कल्याण सिंह रावत ने इसका शुरू किया था। ठीक है, अच्छा सर, ये तो ठीक है कि कल्याण सिंह रावत ने इसको शुरू किया था। किसको? उत्तराखंड के चमोली जिला में मैती आंदोलन को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लड़कियों द्वारा शादी में जो दुल्हे का जूता चुराता है ना, तो जूता चुराई के उपलक्ष्य में क्या दे देना? पेड़ लगा देना। यानी दुल्हा के का कहल जाता है ना कि लो एगो पेड़ तू रोप दो, दुल्हा एगो पेड़, यानी ससुरारी में साली के पैसा मत दो। मामला समझ में आ गया ना? अब वही में ठीक ना? अब वो आज नियम जरूरी है। ठीक है, आज वो नियम जरूरी है, इसलिए कि हमारा इन्वायरमेंट देख रहे हो ना कितना हॉट होते जा रहा है, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन ये सब जो है कि आजकल पैसा चल रहा है कि 5,000 10,000 जो भी, ठीक है ना, तो कोनो को जूते का कोनो जूते छोड़ के भाग जा रहा है, तो अलग अलग चीज बा भाई, अपन अपन समझ। हाँ ठीक है, यानी देखो तो मैती आंदोलन क्या है बाबू? मैती आंदोलन क्या है? तो मैती आंदोलन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया? तो कल्याण सिंह रावत। अब पी हेगड़े का संबंध किससे है? अपिको आंदोलन से। पी हेगड़े का संबंध अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन 1983। अपिको आंदोलन 1983 कहाँ? कर्नाटक। कोई दिक्कत है? अब आइए हमारे पर्यावरण प्रेमी आ गए। पर्यावरण प्रेमी कौन हो? तो महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही इनकी पुस्तक था हिंद स्वराज। जस्ट अभी दरोगा है जो अभी 61-65 गो वाला सीट है ना, अभी 65 गो सीट वाला दरोगा का पेपर हुआ है। जस्ट यही कि हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। पेपर में पूछा था। ठीक है, हाँ, हरिजन पत्रिका के भी यही है, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। ये सब महात्मा गांधी का है। 2 अक्टूबर 1869 के महात्मा गांधी के जन्म, 1948 30 जनवरी 1948 नाथुराम गोडसे खींच दिलस, फरिया दिलस भारत से। समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब बहुत दुखद घटना हुआ बाबू। उस दिन महात्मा गांधी मारे गए 30 जनवरी 1948 के ना। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1900। अच्छा, 2 अक्टूबर का और किसका जयंती मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती कहिया 2 अक्टूबर के। कोई दिक्कत है? दोनों जना 2 अक्टूबर। ये सर 1869 1879, 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा सर, 89 में किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। कहिया तो 14 जनवरी 14 नवंबर 1989। यही से तो 14 नवंबर के चाचा नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस। कौन दिवस? लइकन के मिठाई बांटो ना हो, बाल दिवस। कोई दिक्कत है? देखो, ये तो महात्मा गांधी के बारे में ऑपरेशन हो गया। चलो, सत्याग्रह, अहिंसा, शांतिपूर्ण इस प्रदर्शन के महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी भाई? तो इंदिरा गांधी 1974 में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू की थी। कब? 1974 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972 में। अगर पूछ देगा ना मेरे यूट्यूब वाले भाई साहब कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो लड़खड़ा के गिर जाओगे। कब पारित हुआ था? 1980 में। हाँ, यानी पिछला बार, इससे पिछला बार जीडी में क्वेश्चन आया था कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। अगर पूछ देगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1972 में। अब भारत में लगा देगा तो 1980। कोई दिक्कत है? अच्छा, पर्यावरण विभाग के क्षेत्र में वर्ष 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किया गया। 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के स्थापना किया गया। यानी वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1981 में। 1981 में। याद रखिएगा, बहुत VVI है। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, इनका प्राकृतिक स्थल कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क इनका मतलब अपना आवास था। ठीक है, राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। देखो, सलीम अली के अगर पूछेगा ना कि पुस्तक का क्या नाम है, तो हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक। फिर से सुनो, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलीम अली।
और क्या चीज के भैया? तो फॉल ऑफ स्पैरो, फॉल ऑफ स्पैरो की रचना किसने किया था? सलीम अली, सलीम अली। कोई दिक्कत है? इनके एक बर्ड्स मैन ऑफ, अच्छा राजेंद्र श्रृंखला को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र श्रृंखला को। अच्छा बताओ कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया? कैलाश श्रृंखला, ठीक। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा देख के क्या खेला, टाइगर दिवस कहिया? 29 जुलाई को, 29 जुलाई को टाइगर दिवस। कोई दिक्कत है? 29 जुलाई को टाइगर दिवस, ठीक है। अच्छा जी, मेनका गांधी भी पीपल फॉर एनिमल्स, मेनका गांधी जो थी ना पशु बहुत प्रेमी थी मेनका गांधी, अभी सांसद भी रह चुकी हैं, ठीक है। मेनका गांधी 1992 में पीपल फॉर एनिमल्स नामक एक संगठन की स्थापना की, पीपल्स फॉर एनिमल्स नामक एक संगठन की स्थापना की। कोई दिक्कत? देखो एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। अच्छा ये गेहूं के, ये इन्होंने मैक्सिको के गेहूं के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके संकर बीज विकसित किया था। किसने? हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। अगर पूछ देगा ना कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, लेकिन यही पूछ देगा ना कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोल रहा होगा। वर्गीज कुरियन तो ही है ना, हो दूध के ना, श्वेत क्रांति के ना, ऑपरेशन फ्लड। अब भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कौन पंचवर्षीय योजना? श्वेत क्रांति की शुरुआत कौन से? तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर पूछ देगा ना कि हरित क्रांति, चौथी पंचवर्षीय योजना। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बाबू ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुआ था, और चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। ये अपना कीप इन योर माइंड भाई साहब। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कब? 2005 से दिया जाता है। अब इसको पर्यावरण को आज अब आगे कल पढ़ाएंगे, एक ना सब एक दिन में ना हो। आओ तो बाबू तनी सर्कुलेटरी सिस्टम आज पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र। कौन तंत्र? परिसंचरण तंत्र। अब सर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। देखो जीव जंतु में बायोलॉजी का है, अब बायोलॉजी चल रहा है भाई साहब, ठीक है। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक पदार्थ ETC के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। मानव में परिसंचरण तंत्र कह देगा ना, मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? रक्त तथा लसिका के द्वारा होता है, ठीक है सर। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होता है। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होता है, ठीक। अब कल हम पूछ रहे हैं कि लसिका के द्वारा परिवहन कहाँ होता है, कल पढ़ाए थे। जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या कहेंगे? जो हड्डी नहीं, जो हड्डी नहीं, जो मुलायम पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उपास्थि। उपास्थि में परिवहन जो होता है ना लसिका के द्वारा होता है। कल पढ़ाए थे, याद आ गया ना। तो वही कह रहा है कि मानव में परिसंचरण मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा, और रक्त द्वारा हड्डी में, यानी हड्डी में हमनी के कैसे हो परिसंचरण होता है? तो रक्त द्वारा। और अगर पूछ देगा कि उपास्थि में कैसे? लसिका द्वारा। कोई दिक्कत? अब देखो परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होता है। परिसंचरण तंत्र एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एक क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एक होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब सर ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है सर? तो इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर दाब के आगे बढ़ता है। ओपन में नहीं, एकदम खुला, बिना कोई दाब के अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो समझ जाओ कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस जंतुओं में ओपन ब्लड यानी खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किस जंतुओं में या किस कीट पतंग में। तो तिलचट्टा, घोंगा, ये दोनों ऐसा है ना बच्ची, इस सब में क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र। कौन तंत्र है? खुला परिसंचरण तंत्र। क्या में हो? तो तिलचट्टा और घोंगा, यानी घोंगा जो हो गया मोलस्का जगत के हो गया, और ऑर्थोपोडा जगत के कौन हो गया? तिलचट्टा। तिलचट्टा कहेगा तो ऑर्थोपोडा के तहत।
अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। अब बताइए क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जब क्लोज बा तो दाब तो लगबे ना करी, कोई चीज बंद बा यानी बंद सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र क्या है बाबू, तो अगर बंद है कोई चीज तो उसमें हाँ, उसमें तो दाब लगबे ना करेगा यानी इसमें रक्त एक नली के माध्यम से बहता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो रक्त का फ्लो होता है ना, देखो जैसे हम लोग में रक्त का फ्लो कैसे होता है, नली के द्वारा होता है, यानी नस के द्वारा होला ना हो, खूनवा के प्रवाह कैसे होला, रक्त के द्वारा यानी ये थी नस के द्वारा होला, नस के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उसी को क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यानी जब नली में एक नली के होकर बहेगा तो समझ जाओ कि उसको बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक, देखो बाबू क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो बता दें ना, ये सब जितना मैमल्स है ना, यानी मानव स्तनधारी, केंचुआ हो गया, एनिलिडा, इस सब में पाया जाता है। ठीक, अच्छा मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भैया, तो मछली मेढक में, मछली मेढक में मिश्रित, मिश्रित अगर कही कि परिसंचरण तंत्र किसमें, तो मछली और मेढक में। मछली के देख के क्या ख्याल है, मछली में अगर पूछे अशुद्ध रक्त के प्रवाह होला, उन्हीं में हार्ट चैम्बर के संख्या कितना होला, 2 गो, यानी मछली में अगर हार्ट चैम्बर की संख्या पूछ दी तो 2 गो, अब मेढक में, मछली में भी 3 गो होला ना हार्ट चैम्बर, 2 होला। वो ब्लू व्हेल मछली जो भी है ना, ब्लू व्हेल मछली में 4 गो होला, जो कि अपवाद बा, काहे कि बच्चा के जन्म देती है, अंडा के जन्म नहीं देती है। ठीक, और सब मछली जो है सर ना, वो अंडा के जन्म देती है, लेकिन जो ब्लू व्हेल बा ना, वो किसका जन्म देती है, मछली को, यानी बच्चा के मैमल्स जगत में हुआ जले, इसीलिए उसमें 4 हार्ट चैम्बर होता है, कितना, ठीक। उस समय कैसा रक्त फ्लो होता है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, अब मेढक में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होला। अच्छा, मछली या मेढक दोनों में, मछली और मेढक दोनों में मिक्स, यानी मिक्स्ड कहे का मतलब मिश्रित, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत है, कहता है कि ब्लड वेसल क्या होता है, यानी रक्त वाहिनी क्या होता है, तो रक्त को ले जाने तथा ले आने वाले नसों के रक्त वाहिनी कहते हैं। ब्लड जो ले जाता है ना, और जो ले आता है उसी को रक्त वाहिनी कहा जाला। क्या कहा जाला, जवन खून के ले जाए और ले आवे ओकरे क्या कहा जाला, रक्त वाहिनी कहा जाला। ठीक, यह धमनी तथा सीरा 2 प्रकार का होला, धमनी और सीरा। अच्छा सर, धमनी क्या होता है, तो यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है, धमनी शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है, इसमें रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों अधिक होते हैं। यानी धमनी में क्या होता है कि रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों अधिक होते हैं, जिसके कारण यह मोटा होता है। यानी धमनी जो है ना, वो मोटा हो। अच्छा भैया, धमनी कहाँ पावल जाला, तो हई जो नस है ना, हई हमनी के ई धमनी है, कहा धमनी। तो लड़का कहला ना कि नस काट लेम, तो अगर धमनिया काट ली ना तो जल्दी मर जाई, धमनी काट ली तो कोई दिक्कत है, यानी नस काटी तो बच जाई, नस काटी तो बच जाई, लेकिन कह दिया जाए कि धमनिया काट, कबसन बाबू कि धमनी काट, तो धमनी का मतलब क्या होला कि मोटका नसवा, मोटका नसवा काटी ना तो मर जाई, क्या हो जी, मर जाई। क्या आता ना, तेजी से रक्त के फ्लो होके लगी ना, कि कहो नहीं, तो क्या है धमनी। धमनी में शरीर अधिक गहराई पर पाया जाता है, या शरीर के अधिक गहराई वाले भाग पर पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब एवं स्पीड दोनों अधिक होता है धमनी में, यानी दाब भी अधिक हुई और स्पीड भी अधिक हुई, जिसके कारण यह मोटा होता है। अब वेन यानी सीरा का होला भैया, तो यह शरीर में कम गहराई पर पाया जाता है, शरीर में कम गहराई पर पाया जाता है, इसमें रक्त का दाब और स्पीड दोनों कम होता है। जो सीरा हो गई ना बाबू, है जो हमने के हाथवा के जो नसवा बा ना, ये सब सीरा का है, जो पतरका बा ना, ये सब का है सीरा का है। यह शरीर की कम गहराई पर पाया जाता है, ऊपर ही पावल जाला ना, तो ये सब नस है, ये सब का है नस है। ठीक है, इसमें रक्त का दाब और स्पीड दोनों कम होता है, दोनों, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती है, इसीलिए इसकी दीवारें क्या होती है। तब पूछे कि धमनी या सीरा में किसमें रक्त का दाब अधिक होता है, तो धमनी में। स्पीड किसका ज्यादा होता है, धमनी के। किसका स्पीड कम होता है, सीरा के। अच्छा, किसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त किसमें, पुनः सीरा और धमनी किसमें अशुद्ध रक्त होता है, सीरा में कैसन रक्त होला, और धमनी में शुद्ध। धमनी में कैसन रक्त, शुद्ध, और सीरा में अशुद्ध रक्त। ठीक, इसके रंग लाल होते हैं, यानी जो धमनी होता है ना, इसका रंग लाल होता है। कैसा होता है, लाल रंग होता है। अच्छा, इसका रंग हल्का नीला होता है, यानी जो सीरा हो ना, हल्का नीला हो। जैसे खांसी भेड़ा के कटार देखले बड़ू,
अगर ओकर त्वचवा छिलाई ना तो देखना बाबू पेटवा पर एकदम नीला 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 तरह के होता है, ठीक है, हल्का हल्का, तो वही सब है सीरा, इसका रंग हल्का नीला होता है, हल्का, तो वही सब सीरा होता है, वही सब खुद ही कहते हैं। इसमें देखो अब धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, कपाट कहे का मतलब वाल्व, भाल्व, ध्वनि में भाल्व नहीं पाया जाता है, लेकिन कपाट में भाल्व पाया, ये थी सीरा में कपाट पाया जाता है, यानी भाल्व पाया जाता है, ठीक है। यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। क्या होता है कि हाँ हमने का हर्ट हो गया ना बाबू, तो यही जैसे धमनी क्या करी ना कि पूरा शरीर में हमने के ले जी एजा से, तो धमनी क्या करला, हर्ट में हमने के शुद्ध रक्त होला, शुद्ध रक्त इली ही धमनी या एजा से पूरा शरीर में बांट दी, और फिर क्या करी ना कि सीरा के माध्यम से, हेने से सीरा के माध्यम से फिर आजी अशुद्ध रक्त आजी का में, हर्ट में, हृदय में, ठीक। इसमें शुद्ध रक्त बताए, धमनी में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त। अच्छा अपवाद में कह दी तो फुफ्फुस धमनी, अगर फुफ्फुस धमनी कह दी तो अशुद्ध रक्त, आ फुफ्फुस सीरा कह दी तो शुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी कह दी बाबू तो अशुद्ध रक्त, आ फुफ्फुस सीरा कह दी तो शुद्ध रक्त, खुद ही कहते। अब आइए शरीर में रक्त का मार्ग, शरीर में रक्त का मार्ग। अब शरीर में रक्त का मार्ग क्या है सर, तो देखिए हृदय हो गई ना, हर्ट से जाई महाधमनी में, हृदय से महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी में, आ छोटी धमनी से कोशिका में, आ कोशिका से फिर आजी छोटा सीरा में, फिर सीरा में, फिर महासीरा में, फिर हर्ट में, फिर हर्ट में, कोई दिक्कत है, आराम से हर्ट, फिर महाधमनी, फिर धमनी, छोटी धमनी, कोशिका, सीरा, और फिर महासीरा, फिर हर्ट, ऐसे ही घूम जाता है, ठीक है। अच्छा 120/80 होता है ना, ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। अब 120/80 का होता है सर, तो 120 होता है ना वो सिस्टोलिक होता है, 120 पेपर में कई बार पूछ देता है भाई कि सिस्टोलिक इसमें डायसिस्टोलिक कौन होता है, तो 120 वाला सिस्टोलिक होता है और 80 वाला डायसिस्टोलिक, कोई दिक्कत है। सिस्टोलिक का मतलब होता है संकुचन, सिस्टोलिक का मतलब संकुचन, और डायसिस्टोलिक का मतलब सिस्टोलिक का मतलब खुलना, यानी ठीक है, यानी फैलना, संकुचन के मतलब सिकुड़ना, और डायसिस्टोलिक का मतलब फैलना, प्रसार, कोई दिक्कत है। अब देखिए कह रहा है कि केशिका क्या होता है, एक पतली नस होता है, केशिका क्या होता है, एक पतली नस होता है, इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रक्त प्रवाहित होता है, यानी केशिका के भीतर बाबू एक पतली नस होता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं। कोशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई देती है। अच्छा केशिका जो होता है ना, केशिका, कोशिका ना कर रहे हैं, केशिका, केशिका आंख में देखिए ऐसे जो साफ नस हवा, पतला पतला नस लौकला ना आंखिया में ऐसे देखला पर, तो यही है केशिका, यही कहा केशिका। एकरा में शुद्ध अशुद्ध दोनों रक्त होता है, इसीलिए पूछता है कि केशिका में कैसा रक्त है, तो शुद्ध अशुद्ध दोनों। केशिका कहाँ पाया जाता है, तो आंख में, आंख में कहाँ, प्रतिबिंब आंख देख के क्या ख्याल है, प्रतिबिंब सबसे पहले कहाँ, रेटिना पर। अच्छा आइरिस या परितारिका का होला, सबसे भीतरी भाग, जो कि क्या के पुतली के कंट्रोल करला, पुपिल्स के कंट्रोल के करला परितारिका, आ पुतली का होला, पुतली के कंट्रोल जो बा ना के करला, परितारिका ही। प्रकाश की मात्रा के वो तो पुतली कंट्रोल कर, पुपिल कंट्रोल करला, जैसे अंधेरा में से हम निकाल नहीं जाना, अंधेरा में से अंजोरा में आई ना जाना, तो ये क्या हो जी, सिकुड़ एथी हो जी, फैल जाई, जैसे अंधेरा में बन जा अंजोरा में आई नहीं जा, तो सिकुड़ जी क्या हो जी, सिकुड़ जी। यही चलते क्या होला ना कि घर में बन ना आ खूब धूप तेज उगल बा ना, तो मैं जाइए ना तो तकले न जाइए आँखिया से तो सिकुड़ जाता है, पुतली का होता है, सिकुड़ जाता है। जे भी अंजोर में से अनहार में जेबू ना, यानी कहे का मतलब अंजोरिया अनहरिया कहे का मतलब भाई साहब, अगर लाइट में से आप जब अंधेरा में जाइएगा, डार्क पार्ट में जाइएगा, तो आपको पुतली का आकार बढ़ाना पड़ता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। आई सब किससे होता है, तो सिलियरी मांसपेशिया द्वारा, किसके, सिलियरी मांसपेशिया द्वारा। आई सब पुपिल के नियंत्रण के करला परितारिका, परितारिका मानव आंख के सबसे भीतरी भाग होता है। किसी अच्छा कर्निया का होला हो, तो कर्निया सर जी मनुष्य की मृत्यु के बाद 6 घंटे या 12 घंटे तक उसको दान किया जाता है, 4 या 6 घंटे तक, बहुत सुंदर, 4 या 6 घंटे तक उसको दान किया जाता है, ठीक है। आंख के कौन सा भाग को दान किया जाता है, तो कर्निया को, ठीक, कर्निया को, कोई दिक्कत है। आइए हृदय, हृदय एक पेशीय, हृदय जो है ना बच्चे, हृदय पेशियों का बना होता है, हृदय जो है हृदय पेशियों का बना होता है, यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। कौन झिल्ली,
पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसका भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। इसे हृदय का आकार शंकुकार होता है, यानी हृदय का आकार पूछ देगा ना तो शंकुकार अर्थात मुट्ठी के आकार का, यूं आकार का होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। वक्ष गुहा कहा जाला हेकरा के, और वक्ष गुहा बीचों बीच है, एकरा से हल्का सा बाईं होला हमने के। हट कहाँ होला? वक्ष गुहा से हल्का सा बाईं। कोई दिक्कत है? अच्छा, हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय कैसा अंग है? एक पंपिंग अंग है। पंपिंग अंग मतलब भैया ये क्या करता है? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक करता है, यानी पंप करता है, यानी छानता है किसको? रक्त को। कोई दिक्कत है? हृदय कोष्ठक, हार्ट चैम्बर, मनुष्य में हार्ट चैम्बर कितना होता है? 4। अच्छा, हार्ट चैम्बर के कहे का मतलब हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा, गुहा कहे का मतलब खाली स्थान को हार्ट चैम्बर कहा जाता है, ठीक है। आलिंद का चीज? आलिंद। हृदय का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आलिंद कहलाता है। आलिंद यानी यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। हृदय के ऊपरी भाग के क्या कहते हैं? आलिंद। शरीर में रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। रक्त जो है ना, शरीर में रक्त जो है ना बच्ची, आलिंद के माध्यम से ही हृदय में प्रवेश करता है। अच्छा, निलय क्या होता है सर? निलय क्या होता है कि यह हृदय का निचला भाग होता है, यानी हर्ट हमने के हृदय बा ना, एक निचला भाग होता है निलय। यह रक्त को पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। ये जैसे क्या करला ना कि पंप करला, जो ना से रक्त छोड़ी ना तो पूरा शरीर में फैल जाई। तब बताओ बाची, निलय कहाँ होता है? नीचे। आलिंद कहाँ होता है? ऊपर। आलिंद के माध्यम से ही हार्ट में पहुंचला रक्त, यानी हृदय में मेरा रक्त कहाँ पहुंचला? हृदय में रक्त आलिंद के माध्यम से ही पहुंचला। समझ में आ गई ना? और निलय के माध्यम से नीचे से निकल जाला। कोई दिक्कत है? अब देखो, मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर पाया जाता है। पहला ही हो गया कि मछली में कितना चैम्बर? 2 चैम्बर। अशुद्ध रक्त होला, अशुद्ध रक्त होला। और उस सब में कैसा ना सर्कुलेटरी सिस्टम? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमनी में बंद परिसंचरण तंत्र, यानी जितना स्तनधारी वर्ग है ना बच्ची, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र तेलचाटा और घोंघा में, तेलचाटा और घोंघा में। अच्छा, उभयचर क्या होता है सर? उभयचर देखिए भाई साहब, एम्फीबियन वर्ग इसको कहते हैं इंग्लिश में। एम्फीबियन वर्ग उसको कहते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। जल में भी रही, स्थल पर भी रही, तो कहिए एम्फीबिया वर्ग, यानी उभयचर। उभयचर क्या कहिए? उभयचर। नींद आ रही है? नॉट स्लीपिंग, डोंट स्लीपिंग, ठीक है। ध्यान से देखो, मेढक सरीसृप, मेढक सरीसृप, माइक जल रहे ना, ठीक है। देखो, मेढक सरीसृप, यानी मेढक का सरीसृप जो है ना बच्ची, उभयचर है। कैसा है? उभयचर है। इसमें 3 चैम्बर होता है, यानी जो बच्ची एम्फीबियन वर्ग बा ना, यानी उभयचर वर्ग बा ना, ओकरा में 3 गो चैम्बर पाया जाला। कगो? 3 गो चैम्बर पाया जाता है। कितना चैम्बर? 3 गो। यानी हार्ट में अगर पूछ देगा कि हृदय में कितना चैम्बर पाया जाता है? 3 चैम्बर पाया जाता है। हाँ, अगर शरीर का, बहुत सुंदर क्वेश्चन, अगर शरीर का निर्माण होता है ना बाबू, यानी गर्भ में जब शरीर का कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है, ना कि आंख, नाक, कान ये सब पूछना। सबसे पहले हार्ट के निर्माण होला, यानी हृदय के निर्माण होता है। यूट्यूब वाले भाई ध्यान दीजिएगा, यानी शरीर में अगर पूछेगा ना कि सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है पेट के अंदर, तो हृदय का होता है, ठीक है। हृदय सबसे पहले बनता है मेरे दोस्त, ठीक। देखिए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है। इसका हृदय 4 चैम्बर वाला है। इसका हृदय 4 चैम्बर वाला है। स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चैम्बर वाला है। स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय कितना चैम्बर वाला? 4 चैम्बर वाला, ठीक है सर। देखो, 4 चैम्बर में कौन होला? तो आलिंद, देखो, राइट आलिंद, लेफ्ट आलिंद, हाँ, यानी दायां आलिंद, दायां नील, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। कोई दिक्कत है? 4 चैम्बर, ठीक है। वैसे जीव जंतु जिसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उसे समतापी कहते हैं। कह रहे हैं कि वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी कहा जाता है, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। कितना चैम्बर? 4 चैम्बर वाला होता है। पक्षी स्तनधारी, पक्षी स्तनधारी, कगो हृदय चैम्बर? 4 गो। कगो? 4 गो हृदय चैम्बर। पक्षी में भी और स्तनधारी में भी, मानव पशु इस समय 4 हार्ट चैम्बर। इस सब कैसा हो? समतापी। कैसा है? समतापी। कोई दिक्कत है? हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। देखो,
शरीर में अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है। दाहिने आलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिने नीलय में छोड़ देता है। कोई दिक्कत? आओ बाबू देखो ध्यान से, देखो हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगर हृदय के धड़कन के मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आला के माध्यम से डॉक्टर लबडब लबडब की आवाज सुनता है, यानी हमनी के हृदय से कैसा आवाज निकलता है? यही से डॉक्टर साहब भी जेबू ना तो सबसे पहले से कानवा में खोस के का चीज स्टेथोस्कोप लगा के कहन के है तनी सा हेजा चेक करियन तो उका सुनियन लबडब 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 लबडब। ठीक है, एक आवाज आता है किससे? अगर पूछी कि हृदय से कैसा आवाज आता है तो लबडब लबडब का आवाज आता है। यह जो है ना बच्ची स्टेथोस्कोप है, किसके माध्यम से, यानी डॉक्टरों द्वारा जो स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है ना, तो यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार धड़कता है। ठीक, जबकि क्षूण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। ये क्षूण अवस्था का मतलब भैया जैसे कि छोटा सा एकदम बच्चा, जैसे 1 महीना से भी कम, ये सब जो बच्चा बा 2 महीना वाला, यानी कि 1 मिनट में 150 बार हार्ट धड़कला हृदय, देखल फक 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 मारला, तो एक के 150 बार। क बार? 150। कोई दिक्कत? एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही रक्त में रहता है, यानी एक बार हृदय धड़की ना तो 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। एक बार हृदय धड़कता है तो 70 ml रक्त अंदर जाता है। एक बार ऐसे छू के देखा ना, एक बार हृदय धड़की ना तो समझ जा कि अंदर 70 ml जाई ब्लड, तब 72 बार में 70 से गुणा कर दो, कितना बार 1 मिनट में जाएगा रक्त। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अतः पूरा 5.5 लीटर अंदर जाने के लिए 72 बार धड़कना होता है। आहा, यानी 1 मिनट में ब्लड जो है ना, 1 मिनट में ब्लड जो है 1 मिनट में 5.5 घंटा रक्त को क्या करता है? पूरा सर्कुलेट करा देता है। यानी 72 बार में 5.5 लीटर जो ब्लड है ना बाबू, वह सर्कुलेट हो जाता है, धड़कता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, हमारी नाड़ियों की धड़कन 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। हमारी नाड़ियों की धड़कन कितना होला? नाड़ी नस, ठीक है, हमारी नाड़ियों ऐसा नाड़ी ना पकड़ के करलन या, हमारी नाड़ियों की धड़कन 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। ऐसे डॉक्टर साहब भी जेबा ना तो ऐसे कहिया कहन कि तू देखे द हमरा के, तो तू सोचे कि क्या करता, तो उहे नाड़ी के चेक करलन। का के चेक करलन? हाँ, पहले के बाद नाड़ी के देखे। अब तू एज डॉक्टर मत बना, डॉक्टर भेज जाके पूछियो कि का चेक करल। ठीक है, ठीक है। डाइगोक्सिन हृदय के उद्दीपन यानी धड़कन को परिवर्तित कर देता है। डाइगोक्सिन क्या करता है कि हृदय के उद्दीपन यानी धड़कन को परिवर्तित कर देता। रक्तचाप क्या होता है हो, या रक्तदाब क्या होता है? शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। कहे का मतलब बची, ध्यान से सुनना। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर है जो नस बा ना, है सब जो नस बा ना, एक प्रवाह के चलते जो दीवार पर लोड आई ना, जो दीवार पर लोड आई, तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। क्या चीज? ब्लड प्रेशर, यानी ओकरे कहा जाला रक्तचाप या रक्त दाब। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। सिस्टोलिक किसे कहते हैं? जब नीलय के सिकोड़ने के कारण हृदय से बाहर आता है। देखो ऐसे जब दाबी तो क्या हुई? रक्त बाहरी फेंकी, यानी पंपिंग करला ना, तो हृदय हमने कहा ऐसे दाबी ना, एक बार संकुचित हुई। सिस्टोलिक का मतलब प्रकुचन यानी दबाई, तो ओकरा में से रक्त बाहर आई, आ रक्त बाहर आई तो धमनी में गिरी, आ धमनी से पूरा शरीर में हमने के फैली। मामला समझ में आ गया ना? तो ये सिस्टोलिक कहला। ये क्या कहला? सिस्टोलिक। अच्छा, डायसिस्टोलिक भैया जब नीलय खुलता है। डायसिस्टोलिक ऊपर है कि नीचे? नीचे। डायसिस्टोलिक नीचे ना हो, यानी नीचे वाला नीलय होला, ये खुली ना, जब नीलय खुलता है तो रक्त हृदय में आ जाता है। इस दाब को डायसिस्टोलिक कहते हैं। इसी दाब को क्या कहते हैं? डायसिस्टोलिक कहा जाता है। यानी एक कहा जाला अनुशीतलन हो, नीलय फैलता है ना, अनुशीतलन के मतलब जब रक्त हृदय में जाता है, जब नीलय फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है, और इस दाब को डायसिस्टोलिक कहा जाता है। अच्छा सर,
बीपी बराबर का होला हो, यानी ब्लड प्रेशर बराबर सिस्टोलिक बटा में डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक बटा में डायसिस्टोलिक, यानी 120/80, 120/80। कोई दिक्कत? कहता एस्पिरिन हृदय के समनैतिक रोग के लिए इलाज किया जाता है। एस्पिरिन हृदय के समनैतिक रोग के लिए इलाज किया जाता है। आ जाओ आगे कुछ पढ़ाते हैं। ये था बायोलॉजी परिसंचरण तंत्र। कोई दिक्कत है? आज आओ बाबू हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद में। क्या चीज? थोड़ा सा अनुच्छेद में, क्योंकि कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज सीखेंगे। कोई दिक्कत है? आइए, कल 50 तक हुआ था। कब तक? 50 तक। देखो 51 के क में कही ना, 51 में तो पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 के क में मूल कर्तव्य, 51 के क में ना हो, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 गो, मौलिक अधिकार की संख्या, अनुसूची की संख्या, भाग के संख्या, अनुच्छेद के संख्या, बढ़ के कगो हो गइल बा 448। मूल संविधान में कितना रहे? संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ था। और लागू पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, निर्वाचन आयोग कब? सुप्रीम कोर्ट के सॉरी निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 के, यानी बची 25 जनवरी 1950 के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी के 24 जनवरी के बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस का, या 24 जनवरी के अच्छा सर 30 जनवरी के अहिंसा दिवस, सॉरी अहिंसा कहता नहीं, ये शहीद दिवस, शहीदी दिवस के रूप में महात्मा गांधी के मृत्यु भइल। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी के, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी के ना हो, 15 जनवरी के थल सेना दिवस, 15 जनवरी के, 23 जनवरी के पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कोई दिक्कत है? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस तो हो गए। फरियाल एरिया। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त। हस्तकरघा दिवस भी ना हो, 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल कलकत्ता। 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन पूरा शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। 1905 में, 1905 में। वो है बांग्लादेश पहले हुआ करता था सब वो घड़ी। कोई दिक्कत? बटाइल थोड़े ना रहे। कोई डाउट बाबू? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 कह दी तो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 55 कह दी तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। टाइम देखो, निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 कह दी ना, अनुच्छेद 57 तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, यानी 4 मिनट कम है, 2 घंटा, यानी 1 घंटा में 2 मिनट कम है। बोलना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अनुच्छेद 55 हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल, 56 में, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, अनुच्छेद 58 में। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 60 का अधिता राष्ट्रपति के शपथ, अनुच्छेद, अनुसूची का अधिता 3, जितना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितना शपथ लिहन, शपथ 3 और 3 अनुसूची ना। 61 में हो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 66 में हो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 66 में, 61 में महाभियोग और 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमादान के शक्ति। खुद ही कहते हैं अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, अनुच्छेद 67 में का चीज के बाद अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन और 72 में क्षमादान तो हुई गई। 73 में अगर कह दी ना संघ के कार्यपालिका शक्ति किसमें विस्तारित है? राष्ट्रपति में। कोई दिक्कत है? अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति। 75 के फर्स्ट में कल गई बा, कौन के 75 के अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी अनुच्छेद 76, महान्यायवादी सरला संसद 79,
र से राज्यसभा 80 आ 81 लोकसभा। सरला एकर ट्रिक है स र ला, स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 आ 81 लोकसभा। 79 80 81 सरला ट्रिक याद रखना। 81 में लोकसभा। अच्छा 83 के फर्स्ट में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कई बार पेपर में 6 वर्ष होता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कोई दिक्कत है। अच्छा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल इसका भी 6 वर्ष का ही होता है। विधान परिषद राज्यसभा सबका कितना 6 वर्ष, कोई दिक्कत है। 110 धन विधेयक, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक तहत बजट पेश होला। तो बजट का संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया है भाई साहब। कई बार पेपर में पूछता है कि बजट का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भारत के अनुच्छेद में, भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, कोई दिक्कत है। 100 के फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। 100 के फर्स्ट में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो ना अपना निर्णायक मत, जैसे मान लो लोकसभा में कोई चीज पर ये थी हुआ, संसद में बैठक हुआ, संयुक्त बैठक हुआ। अच्छा संयुक्त बैठक में राज्यसभा लोकसभा भी अपना मत दिया, तो उसमें जो निर्णायक मत होगा ना, या मान लो लोकसभा की बैठक है ना, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों दिया अपना अपना मत। अगर मत बराबर हो गया तो उसमें अगर लोकसभा में अगर लोकसभा अध्यक्ष जिधर मत दे देंगे ना, तो समझ जाओ कि उधर जीत हो जाएगा। अर्थात 100 के 1 में अनुच्छेद 100 के 1 में कहा गया है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो वह निर्णायक मत दे सकते हैं। यानी उनका निर्णायक मत का वैल्यू होगा अनुच्छेद 1 के तहत, 100 के 1 के तहत। तो दिक्कत है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद, ठीक। धन विधेयक 110, अच्छा वित्त विधेयक 117, वित्त विधेयक विनियोग विधेयक 114, 123 का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करी हम, कोई दिक्कत है। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना, 124, 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कई बार पेपर में पूछा है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कौन अनुच्छेद है 129। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का जिक्र किसमें किया गया है, जिक्र किसमें, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 137 में। 143 में सर, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति, यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किसको है, राष्ट्रपति के। अब कल चलेंगे, इतना ही पर। जय हिंद जय भारत।